आप में से किसी का जेल वार्डन का पेपर हुआ क्या? किसी का आज जेल वार्डन का पेपर हुआ आज? हाँ, किसी का कल है? कल किसका है? एक और किसका? दोनों का है। चलिए बढ़िया, पेपर ठीक आ रहा है, देखा कि नहीं? हाँ, स्टैंडर्ड पेपर आ रहा है। ग्रुप में पढ़ा होगा पेपर शायद। चलिए, जो जिनके पास में नॉन वर्बल की शीट ना हो वो ले लीजिए पहले हमसे। आपके पास है ना लीजिए, आप यहाँ पीछे शीट है, ये बेटा पीछे लो, इधर सोचिए, भूलिए शीट। और किसको चाहिए भैया? लो बड़ा, और चाहिए शीट है भैया? और रह गया? तुम रह गए? ठीक है, बाकी मिल गई सबको शीट? और कोई रह तो नहीं गया? चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है, जो रीजनिंग में जो परंपरागत चैप्टर हुआ करते थे, ट्रेडिशनल जिन्हें आप कहते हैं, तो अब रीजनिंग थोड़ा सा उनसे स्टैंडर्ड आ रही है। ये जेल वार्डन के पेपर में देखने को मिला होगा। अच्छा, कुछ और भी अलग अलग प्रकार के लोग सोच रखते हैं। वो मानना ये होता है कि सर हमारा जेल वार्डन नहीं था तो हमें क्या मतलब सर, है ना, हमारा पेपर दूसरी चीज का होगा, हम एयरफोर्स वाले हैं या फिर हम एसएससी वाले राजा बेटे हैं। तो अलग अलग सोच रखते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन सच्चाई आपको बताएं, सबसे ज्यादा अगर उन्होंने बदलाव किया तो वो रीजनिंग में ही किया है। आप चेक करना, जो जेल वार्डन का पेपर था उसमें ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के ही आए। ध्यान दिया? हमेशा ही आते हैं, सही बात है। तो कहने का मतलब ये, और क्वेश्चंस का जो स्टैंडर्ड है वो भी बदल दिया है। तो आप थोड़े से, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है, और रीजनिंग में जो कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है, जैसे कि वेन डायग्राम बताया होगा, तो ये चीजें ज्यादा आती। बाकी जो नए हो परेशान ना हो, सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल निश्चित रहिए। तो चलिए फटाफट, अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है दैट इज नॉन वर्बल रीजनिंग, अभाषिक तर्कशक्ति कहते हैं। नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, शायद कल ही तो आपको शीट दी थी कि परसों दी थी? कल ही शीट दी थी, तो मतलब आज दूसरा क्लास है। तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो बेटा नॉन वर्बल रीजनिंग का, नॉन वर्बल रीजनिंग हिंदी में कहते हैं अभाषिक तर्कशक्ति। तो नॉन वर्बल रीजनिंग का बेटा आज दूसरा क्लास है। नॉन वर्बल रीजनिंग अभाषिक तर्कशक्ति कहते हैं, ठीक है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन इसके जरूर मिलते हैं। बस होता क्या है कि किसी में कम किसी में ज्यादा आते जरूर हैं। अब इसमें कई तरह के क्वेश्चन है, अपनी शीट में भी है, मैं बताता चलूंगा। जैसे एक क्वेश्चन आपने इसमें और हमेशा देखा है नॉन वर्बल रीजनिंग में, वो होता है आकृतियों की गणना करना। सुना है बेटा? आकृतियों की गणना करना, आकृतियों की गणना, इसको इंग्लिश में कहते हैं फिगर काउंटिंग या काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। इसको कहते हैं फिगर काउंटिंग, फिगर काउंटिंग। अब इसमें होता क्या है कि वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए दी गई आकृति में त्रिभुज कितने हैं, ट्रायंगल्स कितने हैं। कभी पूछ लेते हैं कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं, मतलब स्क्वायर्स कितने हैं। कभी पूछ लेते हैं कितने आयत हैं। कभी पूछ लेते हैं कितने चतुर्भुज है, मतलब कितने क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ठीक है। और कभी पूछ लेते हैं कितनी सरल सीधी रेखाएं हैं, कभी ऐसा पूछ लेते हैं, ठीक। इसके अलावा कभी पूछ लेते हैं कितने वृत्त हैं, मतलब कितने सर्कल हैं। इस तरह के तमाम प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
काउंटिंग ऑफ फिगर में। तो चलिए आज फटाफट पहले वो भी देख लेते हैं, फिर आपको शीट पर डिस्कशन करवाते हैं, सॉल्व करवाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम लोगों से ये डायग्राम एक लाइन दी गई है और इस लाइन में बेटा एक लाइन दे दी गई, मान लेते हैं ये एक लाइन दे दी गई है, इसमें हम लोगों को कुछ पॉइंट्स दे दिए गए हैं। हमने कल आपको रेखाएं कितना बता दिया था, नहीं बताया था? चलिए आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। तो बेटा ए बी सी डी, अच्छा एक चीज और, बेसिक से शुरू कर रहे हैं। अगर तुम ये सोचो कि इसका भी कोई बेसिक होता होगा इससे भी ज्यादा, तो इससे सरल कुछ नहीं होता है। मतलब तुम अगर इसका भी बेसिक अगर सोचो तो इसका बेसिक इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है बेटा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा गया, सामने आपको एक लाइन दी गई है, इसमें हमने कुछ पॉइंट्स बना दिए, कुछ बिंदु बना दिए, और आपसे पूछा गया बताओ इस दी गई रेखा में, पूछा गया कि इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं। चलो भाई बता सकता है कोई, कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं इसमें, जो ये हमने आपको बना कर दिया, इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, मतलब किसमें, इसमें कितनी सीधी रेखा है, बताओ भाई कितनी है? 8। अच्छा 8 7, और कोई? एक होगी। और बताइए कोई? आपने जब कक्षा 4 5 6 में पढ़ा था तो मैं आपको डेफिनेशन याद दिलाता हूं। लाइन की डेफिनेशन आपको यह पढ़ाई गई थी कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखा कहते हैं, याद है? किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाली दूरी को रेखा कहते हैं। अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर बहुत सारे बिंदु हैं, तो अगर बिंदु ए से बी तक मिलाया गया तो वो भी एक रेखा होगी, जब बिंदु ए से सी तक मिलाया गया तो वो भी एक रेखा होगी। तो इसमें निकालने का डायरेक्ट तरीका ये होता है कि सर आप नंबर डाल दीजिए। मतलब आपने क्या किया कि बेटा हर दो बिंदुओं के बीच की दूरी को आपने नंबर डाल दिया, तो 1 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, क्रमागत संख्याएं लिखते चले जाओ। क्रमागत का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ लीजिए, इन सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। सबको जोड़ लीजिए, आंसर आ गया। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28। सर इसमें 28 रेखा है। इसमें कितनी सीधी रेखा है? 28। ये जल्दी से सॉल्व करने का तरीका होता है, जिसे कि ट्रिक भी कह देते हैं लोग। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। ईमानदारी से अगर तुम करते तो कैसे करते कि सर सबसे पहले आपने पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में बिंदु ए के सापेक्ष गिनना शुरू किया। तो एक तो बेटा ए से बी तक की डिस्टेंस आई होगी, तो आपने कहा ए से बी तक की एक तो ये रेखा मिल गई होगी बेटा। उसके बाद फिर एक ए से सी भी तो मिली होगी बच्चा, एक ए से डी तक भी तो मिली होगी। सर एक ए से ई तक वाली भी लाइन रही होगी, सर एक ए से एफ तक वाली भी लाइन रही होगी, और बेटा एक ए से जी और एक ए से एच। अच्छा अब आप बी के रिस्पेक्ट में शुरू करिए, अब आप बी के सापेक्ष लाइन निकालना शुरू करिए। तो अब आप बिंदु बी से नापना शुरू करिए। तो बिंदु बी से नापेंगे तो एक तो हो गई बी सी, बी डी, बी ई, बी एफ और बी जी, और बेटा लास्ट में कौन सी आएगी? बी एच आएगी। सर इसी प्रकार से अगर सी के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो सी डी, सी ई, सी एफ, सी जी, सी एच। सर इसी तरह से अगर हम डी के रिस्पेक्ट में डी के सापेक्ष देखें तो डी ई, डी एफ, डी जी, डी एच। सर अगर आप ई के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ई एफ, ई जी और ई एच, एंड लास्ट इज अभी इसमें और भी आएगा शब्द है ना। एफ के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो एफ जी, एफ एच, और आखिरी में आएगा जी के रिस्पेक्ट में, ये आएगा जी एच। क्या बात सही है? अच्छा जब हमने ए से नापना शुरू किया तो ए के आगे के जितने बिंदु थे, ए से बी तक वाला नाम ले लिया, ए से सी तक वाला ले लिया, ए से डी तक ले लिया, सबको लिख लिया। जब बी से शुरू किया तो बी से सी को देख लिया, बी से डी को देख लिया, बी से ई को देख लिया, बी से एफ सबको देख लिया। ये बताओ बी से पीछे क्यों नहीं देखा? सर गिन चुके हैं। अगर आप बी से पीछे साइड में देखोगे तो उसको गिन चुके हो। अगर आप बी ए लिखते हो तो आप मुझे बताओ क्या ए बी लिख चुके हो कि नहीं? तो जब ए से बी तक का नाम ले लिया है तो बी से ए को लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसके लिए ट्रेडिशनल मेथड जो ईमानदारी का रास्ता होता है वो ये होता है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले वाले में जो छोटी छोटी रेखाएं आपने जो भी लिखी हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, पहले वाले में टोटल कितनी आई बेटा? 7। अच्छा दूसरे वाले में अगर देखोगे तो वो आपको दिखाई पड़ रही होगी 6, 1 2 3 4 5 6। सर ये है टोटल 6। इसी प्रकार से अगले में 5, अगले में 4 3 2 1, इसी तरह से आप लिखते चले जा रहे थे। तो आपको बता दें जो भी दुनिया की ट्रिक बनाई जाती है वो आप ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता है। बस होता क्या है कि बस
ट्रिक का जो लास्ट स्टेप है वो आप सीख लेते हैं तो आपको सरल लगता है। पेपर में ये सब कुछ करने का टाइम नहीं था, तो सीधी सी बात है हमने जोड़ लिया 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 28 इनको जोड़ लिया। और ये दुनिया भर की बातें लिखने से अच्छा हमने कहा कि सीधे सर नंबर डाल देंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? ठीक है, तो ये लाइन किसी भी अगर स्ट्रेट लाइन में बोला जाए कि इसमें किसके अंदर कितनी स्ट्रेट लाइंस है, इसके अंदर कितनी सीधी रेखाएं हैं, तो आपका आंसर आएगा 28। जल्दी से एक बार बता दीजिए अगर आपको समझ में आ गया है कि इस बार जो हमने पॉइंट्स दिए हैं बेटा, इस बार जो पॉइंट्स दिए हैं बिंदुओं के नाम दे देते हैं आपको। चलो बिंदुओं के नाम दे देते, कुछ बढ़िया सा डायग्राम देते हैं, क्योंकि ये तो बच्चों वाला खेल है ना, कुछ अच्छा देते हैं है ना, कुछ अच्छा आपको डायग्राम देते हैं बेटा। ठीक है, हमको ये कोई चित्र दिया गया बेटा, ये कोई डायग्राम दिया गया और हमसे बोला गया इस चित्र में बताइए कितनी सीधी रेखाएं हैं, कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं। हाँ भाई 10। देख लीजिए, सोच लीजिए अपने हिसाब से, देख लीजिए भाई। देखिए ऐसा है, अगर कोई पहले आंसर दे देता है इसका ये मतलब नहीं सोचना कि सही होगा। आसान है, स्पीड और एक्यूरेसी दो चीजें होती हैं। हाँ जी 15। और बताइए सर कोई, और बताइए सर कोई नाम, इस बार नाम आपको ही डालने पड़ेंगे, कोई नाम वहां लिखने वाला है नहीं, आप ही को नाम लिखने पड़ेंगे। अब आप सोचिए कितनी 21। और बताइए सर कोई, भाई 10 से मामला 21 तक पहुंच चुका है, 15 ही है। आइए चेक कर लेते हैं सर। सबसे पहले मैंने इस वर्टेक्स का शीर्ष का नाम दे दिया A, और बाकी के जहां पर बाइसेक्टेड लाइन है वहां पर मैंने अलग अलग बेटा यहां पर भी नाम दे दिए इस प्रकार से। अब आप अगर देखोगे तो पहले जो ऊपर वाली लाइन है उसमें अगर नाम नंबर डालते हो तो 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और 1 10, तो ऊपर कितने आ गए 10। क्या वो 10 लाइनें ऊपर हो गई? सर एक लाइन ये भी तो है, क्या नहीं है ये वाली ए बी? क्या एक लाइन ऐसी नहीं है? तो 1 2 3 4 5, क्या ये नहीं बेटा? तो अगर ये भी मिल गई तो यहाँ पर कितनी होगी बताओ? 15 हो गई। क्या बात सही है? ये कितनी लाइन हो गई बेटा? 15। और कोई मुश्किल नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हमने बहुत बड़ा फॉर्मूला लगा दिया हो इसमें, ऐसा कुछ नहीं, वो आप ही काउंट कर सकते हैं, बहुत इजी है बेटा। आपने पहले जो सिंपल्स काउंट कर सकते थे उनको काउंट कर लिया, और बाकी जो ये लाइनें हैं 1 2 3 4 5 उनको अलग जोड़ दिया, टोटल आंसर आ गया। क्या बात सही है? अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब हमसे कहा गया, जैसे मान लीजिए कि सीधी रेखाएं तो गिनना आ गया, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कह दिया गया कि बताइए इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, या कितने वर्ग हैं, या कितने वृत्त हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, रेक्टेंगल हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, सर्कल्स हैं, ये आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए उसी में एक क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। और क्वेश्चन जो है वो डे बाय डे बदलते जा रहे हैं। अब क्वेश्चन का अपडेशन बढ़ता जा रहा है। अब वो आसान क्वेश्चन नहीं रहे सर, है ना, पुराने वाले जैसे नहीं वो मिर्जापुर में गए थे आपको टू वो गुड्डू नहीं रहे, है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन वो क्वेश्चन नहीं रहे सर। देखी होगी मिर्जापुर, है ना, बार बार देखी होगी, कई बार देखी होगी मेरे ख्याल से, और बहुत कुछ सीखा भी होगा उसमें, है कि नहीं? उसमें सबसे सीधा किरदार थे बाबूजी, सबसे कलाकार क्या, कोई बात नहीं, उस पर हम लोग कोई विशेष चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। वो बाबूजी को ही मुबारक हो, खैर कोई बात नहीं। चलिए खैर सीधे बात करते हैं। सर ये डायग्राम पर कराया पेपर में, और हमसे भैया ये पूछा गया कि सर इस दी गई आकृति में जो भी बेटा टोटल स्क्वायर्स हैं, भैया जो भी बेटा टोटल स्क्वायर्स हैं, सर जो भी टोटल स्क्वायर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, सर जो भी टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, कुल वर्ग है उनमें, और जो कुल वृत्त है बच्चा, और जो कुल वृत्त हैं, और वो जो कुल वृत्त है मतलब टोटल सर्कल्स हैं, मतलब ये कि आपने क्या किया कि टोटल स्क्वायर्स और टोटल सर्कल्स इनके बीच में रिस्पेक्टिव रेशियो निकालना है, क्रमशः अनुपात निकालना है। फिर से सुनिए ध्यान से कि कुल वर्गों की संख्या और कुल वृत्तों की संख्या, सर इनके बीच में क्रमशः अनुपात पूछा गया। पहले ये पूछा जाता था पुराने सवालों में कि बताइए दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं या कितने वृत्त हैं, बट अब चीजें बदल गई हैं। अब वो क्या पूछते हैं, कहेंगे कि अनुपात बताओ, और अनुपात बताने के लिए तुम्हें निकालने दोनों पड़ेंगे।
बताइए सही बात है ना, निकालने बेटा दोनों पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब क्या किया जाए, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए हाउ टू काउंट स्क्वायर्स एंड हाउ टू काउंट रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल्स। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी किसी भी आकृति में सर अगर मैं इधर बना देता हूं, अगर कभी बेटा किसी भी आकृति में बच्चा किसी भी आकृति में किसी भी डायग्राम में अगर आपसे कह दिया जाए कि सर जी इसमें गिनकर बताइए कि कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं, ठीक है, कितने स्क्वायर हैं या कितने रेक्टेंगल्स हैं, तो आप कैसे काउंट करते हैं, जल्दी वाला तरीका देख लेते हैं। हमसे बोला गया सामने एक डायग्राम बना हुआ है नॉर्मल सा, ये कहा गया कि इसमें कितने वर्ग हैं या कितने आयत हैं, दोनों चीजें पूछी जाएंगी, ठीक है। तो आपको पहले जल्दी से वर्ग और आयत गिनना बता देते हैं, मतलब कि स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स गिनना बता देते हैं। तो स्क्वायर्स और रेक्टेंगल्स गिनना बता देते हैं सर, कैसे गिना जाता है, ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर्स और रेक्टेंगल कैसे गिने जाते हैं। सबसे पहला काम, आपको वो डायग्राम बना के देंगे, आपको उस डायग्राम में बेटा नंबर लिख लेने हैं, नंबर डाल लेने हैं, और नंबर कैसे डालेंगे, आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये गिनने, मतलब कह सकते हो कुल पंक्तियां कितनी और कुल स्तंभ कितने। चलिए मान लीजिए नहीं पता है, नहीं पढ़ा पंक्ति स्तंभ रो कॉलम क्या होता है, जान लीजिए, आप ऐसे ही नॉर्मल नंबर लिख सकते हैं। ऊपर नंबर लिखिए 1 2 3 4 5 6 7, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों फॉर्म में लिखना है आपको, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरीके से लिखना है। तो ऊपर आपने 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिया बेटा, यहां पर भी लिखिए 1 2 3 4। क्या हमारी बात समझ पा रहे हैं? ये नंबर लिखने में तो कोई विशेष दिक्कत आएगी नहीं भैया, सही है। अब इसका बेटा लार्जेस्ट नंबर, इसका आखिरी नंबर क्या है, या ये कह सकते हो सबसे बड़ा नंबर या सबसे आखिरी नंबर, वो है 7। सर इसका सबसे आखिरी नंबर क्या है बेटा, 4। तो जो भी है उसका आखिरी नंबर 7 वो लिख लीजिए, और जो इसका लास्ट नंबर है 4 वो लिख लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिए। क्या बात समझ पा रहे हैं सर? इसका लार्जेस्ट नंबर अधिकतम नंबर और इसका भी अधिकतम नंबर जो भी है उनका गुणा कर दीजिए। अब बच्चा दोनों से एक एक करके कम करते जाइए, एक एक करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में कम करते जाइए। 7 में 1 कम करेंगे 6, 4 में 1 कम करेंगे 3, 6 में 1 कम किया 5, 3 में 1 कम किया 2, 5 में 1 कम किया 4, सर 2 में 1 कम किया 1। क्या इसके और नीचे जाने की आवश्यकता थी? सर नहीं है, क्योंकि अगर 1 में कुछ कम करेंगे तो सर 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा अगर किसी में भी करेंगे आएगा तो 0 ही। तो सर इसके नीचे लिखने की जरूरत क्या है, सीधी सी बात गुणा कर लेते हैं। सर ये 28 हो गया, सर ये 18 हो गया, ये हो गया भैया 10, सर ये हो गया 4, जोड़ा बेटा कितना आया 60 61 28 7 28 18 46 56 4 60 आ रहा है मेरे ख्याल से, 60 ही तो आ रहा है। तो अगर कोई पूछता है 60 आ रहा है ना, अगर कोई पूछता है कि इसमें वर्ग कितने स्क्वायर कितने, तो आप सीधे सीधे बता दोगे 60 है। क्या तरीका याद रहेगा भैया? सर इसका आखिरी नंबर है 7, सर इसका आखिरी नंबर है 4, बस लास्ट नंबर लेके गुणा कर दो। अब मन में एक डाउट रह गया थोड़ा सा, सर जी आपने 7 पहले लिखा 4 बाद में लिखा, मान लो हमने पहले 4 लिख दिया होता बाद में 7 लिख दिया होता तो सर कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर वही आएगा। 4 गुणे 7, 3 गुणे 6, 2 गुणे 5, 1 गुणे 4, सर आएगा तो वही। क्या हमारी बात समझ रहे हैं सर? सर आएगा तो वही है, आप जोड़ लीजिए बेटा, आना तो वही है। तो मन में किसी प्रकार का कोई भ्रम मत रखिएगा, डाउट कंफ्यूजन मत रखिएगा कि सर पहले इस नंबर को लेंगे पहले इसको लेंगे, बस आखिरी लेना है, बस गुणा करके लिखना है। तो वर्ग निकालने का तरीका तो सर बन गया। अब बात आती है सर आयत की, रेक्टेंगल की। बेटा रेक्टेंगल को अगर देखते हैं तो आयत कैसे देखते हैं समझिएगा, जो ऊपर के सभी नंबर्स दिए गए उनको जोड़ लीजिए, जो ऊपर के सभी नंबर्स दिए गए उनको जोड़ लीजिए, जो ऊपर के जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ लीजिए। तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना बेटा 28, और फिर बाद में इनको भी जोड़ लीजिएगा सर, बाद में इनको भी जोड़िए। तो ऊपर के नंबरों को जोड़ा कितना आया बेटा 28, और सर इनको जोड़ा तो कितना आया 10, इनका गुणा कर दीजिए सर आयत आ गए। कितने आए बेटा 280। अगर कोई पूछता है कुल आयत कितने, टोटल रेक्टेंगल्स कितने, आयत कितने, तो आप कहेंगे सर वो है 280। क्या बात समझ में आ रही सर? क्या किया गया इसमें, बस इतना काम किया गया कि ऊपर के सभी नंबरों को जोड़ा गया, जो भी योगफल या जो भी सम आया वो लिख लिया, और फिर इनको जोड़ा गया, जो भी योगफल आया वो लिख लिया, सर आंसर आ गया गुणा करके। क्लियर है? ठीक है, चलिए ये तो हो गई इतनी सी बात। अब इसमें एक बहुत अच्छी बात, इंपॉर्टेंट बात है, वो सीखने वाली है, ध्यान दीजिएगा कि ये जो आयत होते हैं, ये जो रेक्टेंगल आप निकालते हो ना सर, ये गलत आंसर होता है। निकाल तो हम लोग लेते हैं पर आंसर गलत होता है, ये आंसर सर गलत होता है। एक्चुअल आंसर अगर आपसे बोला जाए कि भैया क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन बनता है ना, इस क्वेश्चन का एक मतलब और भी होता है कि
अगर कोई हमसे कुल चतुर्भुज पूछेगा बेटा, अगर कोई हमसे पूछता है कि टोटल क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं, मतलब कुल चतुर्भुज कितने हैं, अगर कोई हमसे ये पूछता है कि इसमें कुल कितने चतुर्भुज हैं या टोटल क्वाड्रिलेटरल्स कितने हैं, तो भी हम यही काम करेंगे जो ऊपर किया है। अगर कोई पूछता आयत कितने, तो भी वही आंसर, अगर पूछता है चतुर्भुज कितने, तो भी वही आंसर सेम आता है। अब बवाल तो अब होता है जब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इस दी गई आकृति में कितने ऐसे चतुर्भुज हैं जो केवल आयत हैं, केवल आयत हैं, केवल आयत, मतलब कह सकते हो ओनली रेक्टेंगल्स, ठीक है, केवल आयत, या ये कह सकते हो ओनली रेक्टेंगल्स। ये पूछता है कि ओनली रेक्टेंगल्स कितने हैं या केवल आयत कितने हैं। टेंशन तो अब होती है। तो आप हमको एक बात बताइए सभी लोग, भैया एक बात बताइए, आपके सामने एक छोटी सी डिजाइन हम बना के रख रहे हैं और इसमें हर एक साइड 4-4 सेंटीमीटर की है, हर एक भुजा 4-4 सेंटीमीटर की है बेटा। एक छोटी सी आकृति हम बना के रख रहे हैं, इसमें हर एक भुजा 4-4 सेंटीमीटर की है, हर एक साइड 4-4 की है। आप ही लोग बता दीजिए ये जो हमने आकृति बनाई है ये आपको क्या लग रहा है, क्या है, क्या है बताइए। सर हमको तो ये आयत लग रही, रेक्टेंगल लग रही, आपको वर्ग लग रही, हमको आयत लग रही। सर ये ऐसी चीज है, अगर आयत की प्रॉपर्टी आपको याद दिलाएं, देखिए वर्ग की क्या प्रॉपर्टी थी, स्क्वायर का नियम यह था कि आप चारों भुजाएं बराबर, सर चारों साइड इक्वल है, तो स्क्वायर तो है, वर्ग तो है, ये बात हम गलत नहीं कह रहे। बट हमको आयत भी क्यों लग रही है वो सुनिए। आमने सामने हमको एक बात सिखाई गई है, सर आपको भी सिखाई गई है कि आयत का नियम ये होता है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। क्या सर आमने सामने बराबर है, आमने सामने बराबर है, सर ये आयत क्यों नहीं हो सकता, आयत भी तो हो सकता है। मतलब इससे बात समझ में आई कि दुनिया के जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत भी होते हैं, क्या बात समझ है, लेकिन जो आयत होते हैं वो वर्ग नहीं होते, लेकिन जितने भी वर्ग होते हैं वो आयत भी होते हैं। इससे बात समझ में आई कि सर जब हमने ये आयत गिने थे 280, इसका मतलब इनके अंदर कुछ वर्ग भी छुपे बैठे होंगे, वो भी गिन लिए गए होंगे, सब मिला के आयत बने होंगे। तो अगर किसी ने हमसे पूछ लिया कि बताइए केवल आयत कितने, तो सर उसमें फिर वर्ग नहीं चाहिए, वो चाहिए जो केवल आयत ही हो, वर्ग ना हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब वो जो 280 आए वो सर सारे आयत थे। अब हमको इसमें से अंदर कुछ वर्ग भी छुपे बैठे होंगे, अब ये पता चल जाएगा कि कितने वर्ग कितने स्क्वायर छुपे बैठे हैं इसके अंदर, तो उसके लिए हमने वर्ग निकाल लिए। वर्ग कितने हैं 60, वो इसका मतलब उसके अंदर छुपे बैठे हैं। तो अगर वो 60 वर्ग हम माइनस कर दें, अब जो आएगा 220, वो ऐसी चीज होगी जो कि केवल आयत। नहीं समझ में आया? अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स आर देयर व्हिच आर ओनली रेक्टेंगल्स, मतलब अगर कोई पूछता है कि इस दी गई आकृति में कुल कितने चतुर्भुज ऐसे हैं जो कि केवल आयत है, वर्ग नहीं है, केवल आयत है, तो ऐसे सवाल इसलिए अब ट्रेंड में चल रहे हैं, थोड़ा सा नए दौर में चल रहे हैं, जरूर पूछे जा रहे हैं। केवल आयत पूछेगा आपसे एग्जामिनर, तो पता उसने मजाक में आपसे दोनों पूछ लिए। वो पूछ रहा है कि बताइए केवल आयत कितने, आप बता दो, ऐसे डायरेक्ट निकाल लोगे क्या केवल आयत? नहीं, उसके लिए आपको वर्ग भी निकालने पड़ेंगे, स्क्वायर भी और दोनों निकालने पड़ेंगे, और फिर माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आएंगे केवल आयत। नहीं समझ में आया? और अगर पूछता है केवल शब्द नहीं लगाता है, अगर पूछता है इसमें कितने आयत हैं, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा ऐसे। अगर पूछता है इसमें कितने वर्ग हैं, सिंपल सी बात है, ऐसे आ जाएगा। और अगर पूछता केवल आयत कितने हैं, तो सर ये भी निकालने पड़ेंगे, ये भी निकालने पड़ेंगे, और इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो आयत निकाले थे वो जो 280 मतलब 28 गुणे 10 आया था, मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करके लिख देता हूँ। आया कैसे था कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 6, कहां तक गए थे? 7। इनको जोड़ा गया था गुणा, और फिर बेटा किसको जोड़ा गया था बच्चा? 1 2 3 बोलो 4, इनको जोड़कर तब गुणा किया था, तब आया था 280। क्या बात समझ में आ रही है? तो मतलब आपको पूरी तरह से बात स्पष्ट हो गई कि अगर कोई पूछता है वर्ग कितने हैं, कोई किसी भी आकृति में वर्ग कितने हैं, तो आप ये काम करेंगे। क्या ये काम याद रहेगा? क्या है ये? क्लियर है? और अगर पूछता है आयत कितने, तो क्या करना है सर, ये भी पता है। और अगर पूछता है कि केवल आयत कितने हैं, तो क्या करना है, ये भी पता है। केवल आयत के लिए आप करने क्या वाले हैं सर केवल आयत के लिए आपको इतना काम करना है बच्चा, केवल आयत अगर निकालने हो तो केवल आयत के लिए कुल आयत में से, कुल आयत मतलब टोटल रेक्टेंगल्स में से कुल वर्गों को घटा देना है, माइनस कर देना है। कुल आयत में से कुल वर्गों को घटा देना है, आंसर आ जाएगा। याद रहेगा? अरे बोलो भैया, मतलब कंफर्म है ना? पूरी बात समझ में आई? ठीक, अब हम एक सवाल पूछ सकते हैं। तो क्या सोच रहा हो कि हमने तुमको सिखाया,
तुम्हें समझ में आया, तुमने हामी भर दी, हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। इतनी जल्दी नहीं, पैसे दिए तुमसे, ऐसे नहीं पीछा छोड़ेंगे। सवाल तो पूछेंगे और जवाब भी पूछेंगे। फटाफट बताइएगा, सामने एक डायग्राम बना रहे हैं, आपको बताना है उसमें जो हम पूछेंगे उसका जवाब देना है। बेटा इसको हम इतनी जगह खाली करना है, ठीक है, थोड़ी सी हमको आवश्यकता है जगह की, ठीक। को बीच बनाते हैं, यहाँ हटा देते हैं इसको। सर ये आकृति बना रहे हैं और इसमें सुनो, कोई किसी पर निर्भर नहीं रहेगा कि क्लास में कोई तो कर ही रहा होगा सॉल्व, है ना। इस चक्कर में हम सॉल्व नहीं करते हैं, गुरुजी हमें समझ में आ गया, हम क्या सॉल्व करें, हम छोटे नहीं हो जाएंगे, है ना। ऐसी गलतफहमी मत करना बेटा, क्योंकि आखिरकार इसी गलतफहमी में खरगोश भी था, लेकिन बेचारा आखिरी में हार गया था। नहीं हार गया था, याद नहीं है क्या? हाँ, तो आप ये डायग्राम बना के टाइम पास नहीं करोगे, ना करने देंगे, हम सीधे आपको नंबर डाल के दे देते हैं। आपको नंबर ही तो चाहिए ना, हम नंबर डाल दे रहे हैं, आपको नंबर की आवश्यकता, ले हमने नंबर लिख दिए। अब हमको चाहिए है इसमें केवल आयत कितने, केवल ओनली रेक्टेंगल्स, केवल आयत कितने। डायग्राम बना के टाइम मत पास करना, आंसर सॉल्व करना। डायग्राम हमने बना दिया, आप देख लो, इसे खूब चला लो, जल्दी बताओ केवल आयत कितने, बहुत जल्दी सॉल्व करिए। ऊपर 10 तक है और इधर 6 तक है, जल्दी से सॉल्व करिए। केवल आयत कितने, केवल रेक्टेंगल्स कितने, जल्दी से सॉल्व करिए। सब कुछ माइनस माइनस करने के बाद सब फाइनल नहीं, फाइनल आंसर चाहिए भी, केवल है फाइनल आंसर चाहिए सर। चेक करिए भाई, ये आंसर में अंतर क्यों आ रहा है सब लोगों के, देखिएगा भाई, देख लीजिए बेटा। 980, 979 ये सब आसपास के आंसर हैं, कुछ जोड़ घटाने में अंतर आया होगा। 980 फाइनल, 980 ठीक, 980 डन, ठीक है। चलिए मदद करिएगा बेटा, हेल्प करो जल्दी से। आपने जो वर्ग निकाले वो बेटा कितने निकाले थे वर्ग, बोलो बेटा। अरे स्क्वायर निकाले थे आपने, कितने निकाले थे बेटा, 175। मतलब आपने जो वर्ग निकाले होंगे तो ऐसा कुछ किया होगा आपने कि 10 गुणे 6, यही तो किया होगा बच्चा, 10 गुणे 6, 9 गुणे 5, बेटा 8 गुणे 4, सर 7 गुणे 3, भैया 6 गुणे 2, और बेटा बोलो 5 गुणे 1, यही तो किया होगा। अच्छा इसको पूरा निपटा दिया, आया कितना, 175। तो ये आ गया बेटा 175। क्या 175 वर्ग आ पाए थे कि नहीं आ पाए, सही चल रहे, आ गए थे, शाबाश बढ़िया। अब आते हैं बेटा आयत में। आयत में आपने ऊपर वालों को सबको जोड़ लिया था, कितना आया था सर, है जी 55 आया था, ठीक है सर। इनको जोड़ा कितना आया था बेटा, 21, ठीक है। गुणा किया कितना आया बेटा, 1155, ठीक है 1155 सर आ गया। अब 1155 में से हमको वर्ग माइनस करने, मींस 175 माइनस करना है, तो फाइनली बेटा कितना आया, 980, यही आंसर। क्या सहमत है इस बात से, क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप क्वेश्चन को कुछ और तरीके से लगाते हैं, ठीक है। इसको भी रफ कर देते हैं। अब एक सवाल हम लोग का भी उधार चल रहा है, जो हमारे बोर्ड की जगह घेरे हुए है, उसको भी जल्दी से निस्ते नाबूद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निस्ते नाबूद बोला जाता है, क्या क्या बोला करते हैं, 56। अच्छा आंसर आ गया, अच्छा राजा बेटा कहते हैं तो बुरा तो नहीं मानते हो, नहीं बुरा हो ना माने, इससे मजाक करते हैं, बुरा नहीं माना जाता किसी बात का, है ना। हाँ छह आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, छोटे छोटे सवाल लिखोगे नहीं, जब तक हम रफ कर रहे हैं तब तक मन में आया सवाल बोल दे। 6 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं, एक आदमी कितने दिन में करेगा,
मैं नहीं पता किस तुम लोग बताओ। 6 आदमी 48 दिन में करते हैं, एक आदमी कितने दिन में करेगा? 8 दिन में ना? हाँ 8 दिन में ना? हाँ क्या करें? 48 में 6 का भाग नहीं दे रहे हो क्या? क्या करेंगे? कर देंगे। 6 आदमी अगर 48 दिन में करते हैं तो एक आदमी अगर उस काम को पूरा करेगा तो दिन और ज्यादा लगेगा। ज्यादा का मतलब शायद भाग नहीं होता है, गुणा होता है। आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमको ये एक आकृति दी गई है। अब इसमें ये कहा गया सर पहले स्क्वायर निकालना है फिर सर्कल्स। आइए पहले स्क्वायर देख लेते हैं। तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। सर इसमें वर्ग निकाले तो कितने आए? अरे बेटा इसमें स्क्वायर निकालो जल्दी से, सामने बना हुआ है। जो वृत्त है उनको भूल जाओ, सर्कल्स को भूल जाओ, केवल स्क्वायर निकालो। कितने? हाँ 112 सही है, ठीक है। 112 मैंने स्क्वायर की जगह लिख दिया। क्या ये 112 वर्ग आप निकाल पाएंगे सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया। अब आते हैं बेटा सर्कल्स के। अब सर्कल की अगर बात करें वृत्त की, तो वृत्त में दिक्कत कहाँ पे आती है? हम लोग जो है जब वृत्त गिनते हैं तो वृत्त को देखने लगते हैं कि वृत्त कहाँ बना है। सर नहीं, कभी गिनना चाहिए। आपको बता दें सर्कल की जो सही पहचान होती है उसका सेंटर होता है। आप मुझे बताइए जब बचपन में हम लोग गोला वृत्त बनाते थे तो बेटा प्रकार को ऐसे रखते थे तो घुमाते थे, तो इसका मतलब सेंटर होना जरूरी है, तभी सर्कल बन पाएगा। किसी भी एलिमेंट में न्यूक्लियस का होना जरूरी है, नाभिक का होना जरूरी है। जब नाभिक होगा तो नाभिक ही तो उसकी पहचान होती है, याद है कि नहीं है? उसी प्रकार से जैसे अगर बात करें तो जो सूर्य है वो एक नाभिक है, सन जो है वो एक न्यूक्लियस है, और बाकी के जितने ग्रह हैं वो अपनी अपनी क्लास में अपने ऑर्बिट में इसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं दीर्घवृत्ताकार मार्ग में, या कह सकते हो इलेप्टिकल पाथ में वो चक्कर लगा रहे हैं ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल के कारण। सुना होगा शायद आपने। तो बेटा वो सारे के सारे चक्कर लगा रहे हैं किसका? सूर्य का। सूर्य इसका मतलब मेन न्यूक्लियस है, वही सेंटर है, वही जरूरी है, उसी की आवश्यकता है। इसी प्रकार से किसी भी सर्कल की पहचान जो होती है वो उसका सेंटर होता है, केंद्र होता है। तो आपको बता दें सर्कल कभी मत गिना करो, हमेशा केंद्र गिना करो। तो आपने मान लिया इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये होगा, नाम भी रख सकते हैं जैसे रख दिया A। उसके अलावा अगले सर्कल का जो सेंटर होगा वो ये मान लो आप B। उसके अलावा ये हो गया बेटा C, फिर बच्चा ये हो गया D, भैया ये हो गया E, सर ये क्या हो गया? F हो गया। और सर क्या और भी कोई सर्कल दिख रहा है आपको? सब हो गए। कितने आपने केंद्र बनाए हैं? 1 2 3 4 5 6। तो सर ये हो गए 6। इनका अनुपात निकालो, कुछ कटेगा? कितना आ रहा है बेटा? हाँ 56:3। सर 56:3, यही इस सवाल का जवाब है। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इसको भैया रफ कर दें। ठीक सर, इसको रफ कर दें। अरे बोलो कर देते। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब जल्दी से आते हैं, एक तरीके के सवाल और लगा ले और उसके बाद में फिर हम लोग शीट पर आएंगे। ठीक है, हम लोगों को सर एक बड़ी सी आकृति बेटा ये दी गई। इस तरह के आपने शायद डायग्राम सीख रखे होंगे या आपने याद भी कर रखे होंगे। इसमें अक्सर लोग याद कर लेते हैं आंसर कि अगर 4 बने होंगे तो कितना आता है? 27। याद है? चलिए, और 5 बेटा 47 कितना आता है? याद करने का यही नुकसान है, याद करने का यही नुकसान है कि कहां तक याद रखा जाए। भाई गुरुजी ने पहले 4 पूछा, हमने बता दिया। 5 पूछेंगे मान लो वो भी याद होगा, 6 पूछेंगे फिर धीमे धीमे गुरुजी की भूख बढ़ती जाएगी, फिर कहेंगे 7 में बताओ, फिर 8 बताओ। तो सीधे उससे अच्छा मेथड क्यों ना सीख लें। अगर पूछा गया कि सर इसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, तो सुनिएगा ईमानदारी से गिनोगे तो टाइम बहुत लगता है। ट्रिक बहुत सारी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स होती है, और ट्रिक्स की एक विशेषता तुमको बताते हैं आज। बिल्कुल इस बात को सीख लेना जो हम बता रहे हैं और उसको कभी आजमाना जरा अपने ऊपर। जैसे हम इसको गिनने का तुमको तरीका ट्रिक बताएंगे, फिर तुम YouTube चैनल खोलना जरूर। YouTube पे तुमको कोई ना कोई टीचर, अच्छे से टीचर, वो तुमको एक और बढ़िया से ट्रिक बताएंगे। तो जब भी कोई ऐसी ट्रिक जो इस ट्रिक के अलावा नहीं है, कोई मतलब इससे अलग है, तो फिर वो अच्छी लगती है। सही बात है, फिर वो ट्रिक बढ़िया लगेगी। उसके बाद में क्या हुआ, तब तक कोई और टीचर मिल गया, उन्होंने कहा कि ये इसकी गिनने की ये ट्रिक होती है, तो वो अच्छी लगेगी। तो ट्रिक जैसे जैसे नई मिलती जाती है वो अच्छी लगती रहती है। इसीलिए ट्रिक के भरोसे पेपर नहीं निकाला जाता, कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो कॉन्सेप्ट तो यही है कि आप ABCD डाल के, नाम डाल के आप ईमानदारी से गिने। हाँ, उसमें थोड़ी सी बेईमानी आप कर सकते हैं। और अब जो हम मेथड बना रहे हैं वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट सही बना है। सुनिए क्या है, ध्यान देना बेटा।
अब वो मेथड क्या है सुनिएगा। सिंपल सी बात की जो ये आप बड़ी सी आकृति बनाते हैं उसमें जो ये आधार है नीचे वाली लाइन बेस है जो बेटा, ये जो नीचे वाली लाइन होती है आप बस इसी का सम्मान करेंगे, इसी को बेस मानेंगे, इसी की जरूरत है आपको। आप इसमें बेटा नंबर डाल दीजिए। नंबर कैसे डालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर लिख दिए सर। शर्त ध्यान रखना नंबर कहां पे लिख रहे हैं सर, इसमें आप कभी कभी गलती कर सकते हैं, हो सकता है आपको याद ना रहे, आप जज्बातों में आ जाएं, आप यहाँ लिख दें 1, यहाँ लिख दें 2, यहाँ लिख दें 3, यहाँ 4, यहाँ 5 लिख सकते हैं, गलती आपसे हो सकती है, लेकिन सर मत करना। आप ध्यान रखना आपको किसी भी उल्टे त्रिभुज पर नहीं नंबर डालने हैं, उल्टे ट्राइंगल पे नंबर नहीं डालने हैं, आपको जो नंबर लिखना है वो बेस पर लिखना है, आधार पे लिखना है, जो नीचे बेस है बेटा बस उस पे नंबर लिखना है बच्चा। तो आपने क्या कहा सर कि 1 2 और फिर यहाँ पर क्या होगा बेटा 3, तो आपने नंबर डाल दिए। अगर ये नंबर डालना सीख गए, नंबर लिखना सीख गए, विश्वास मानिए आप लगभग 30-40% सवाल लगा चुके हो। ठीक है, अब इसका यूज क्या होगा? ये जो नंबर हमने लिखे हैं सर इसका क्या इस्तेमाल होगा आइए देखते हैं। इन नंबर्स का यूज क्या होगा आइए देखते हैं सर। तो करना क्या है समझिएगा कि आपने ये नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये जितने भी नंबर आप नीचे लिखेंगे उनको आप ऐसे लिख लेना, बाद में जब सॉल्व करना तो ऐसे लिख लेना 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है सर, आपने इस तरह से लिख लेना है। अच्छा उसके बाद में क्या करना है समझिएगा, सबका रिजल्टेंट लिखना है, सबका परिणामी। 1 के सामने तो 1 ही रहेगा सर, 2 के सामने ऊपर वाले का परिणामी जोड़ दो, 2 और 1 3 बेटा, 3 और 3 6 सर, 4 और 6 10 5 और 10 15 सर, 6 और 15 21 सर, 7 में 21 जोड़े तो 28। आप कहने को ये भी कह सकते थे कि सर 1 के सामने 1 लिखा गया, 1 के सामने 1 लिखा गया, फिर जब 2 के सामने लिखना था तो यहां से ऊपर तक की सारी चीजें ले ली, 2 और 1 को जोड़ लिया कितना आ गया 3। जब 3 के सामने लिखना था तो 3 से लेकर ऊपर तक के सबको जोड़ लिया, या ये कह सकते हो सबका सिग्मा निकालते चले गए, समेशन सिग्मा। 1 के सामने 1, 2 को अगर देखोगे तो सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी होती बेटा 3 होती है, मालूम है कि नहीं? मालूम नहीं है क्या? अरे सिग्मा 2 अगर कोई निकालने के लिए कहे तो वैल्यू उसकी 3 आती है, मालूम है कि नहीं? बात मतलब 1 + 2 अरे कितना आता है महाराज? 3 नहीं आता है, आता तो है, कौन सा मुश्किल काम है। वही चीज यहाँ पर है बेटा कि आपने क्या किया बच्चा, आपने ये किया कि आपने कहा कि सर 1 के सामने तो 1 ही लिखा, जब 2 के सामने लिखने का नंबर आया तो 2 से ऊपर तक जितना भी था सब जोड़ लिया, 2 और 1 3 लिख दिया। फिर जब 3 के सामने लिखने का नंबर आया इधर पे तो 3 से ऊपर तक सब जोड़ लिया, 3 2 5 और 1 6। ऐसे ही 4 के सामने जब लिखने का नंबर आया तो 4 3 7 2 9 और 1 10 लिख दिया। 5 के सामने लिखने का नंबर आया तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। ऐसे भी मान सकते हो आप, चाहे तो ये वाली बात मान सकते हो, या फिर ये कह सकते थे कि सर 2 के सामने जब लिखना था तो 2 और ऊपर वाले का परिणामी, भाई ये तो जुड़ा जुड़ा रखा है ना, तो 2 और 1 3 3 और 3 6 4 और 6 10 ऐसे लिख दिया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर हमने लिखते चले गए नंबर। ठीक है, अच्छा इसके बगल में एक लाइन अभी और तैयार होगी, सुनिए एक लाइन तो ये तैयार हो गई, एक बेटा बगल में तैयार होगी, और ये लाइन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हमेशा हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ। और एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए होता क्या है, हम चूंकि रीजनिंग के अध्यापक हैं तो बिना रीजन के ना कहते हैं ना लिखते हैं ना बोलते हैं कुछ। आपको बताएं, आप एक काम करना, जिस दिन फुर्सत में बैठो कभी, हालांकि फुर्सत में ही रहते होगे तो ठीक है, तो आप उसमें एक काम करना कि आप इस दिए गए बड़े से त्रिभुज में ए बी सी डी ई एफ जी एच जितने भी नाम लिखते हैं हर जगह पे नाम लिख देना, ए बी सी डी ई एफ सब में नाम लिख देना, और घर पर तसल्ली से एक दिन गिनने बैठना। तो पहले आप सिंगल 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 गिनना, कि जो सिंगल सिंगल त्रिभुज, फिर आप गिनना डबल डबल, फिर गिनना ट्रिपल ट्रिपल, और ऐसे ही गिनते जाओगे। तो गिनते समय जो गिन रहे हो, जो टोटल करते जा रहे हो, उसको लिखते जाना, और जब लिखोगे तो ट्राई करना, घर पे चेक करना, लेकिन प्लीज करना जरूर जो हम बता रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, ऐसे नहीं मानना है। तो आप करना ये कि लिख लेना, और लिखने के बाद देखना कि जो तुमने नंबर लिखे हैं क्या वो वही नंबर लिखे हैं जो गुरुजी ने लिखे हैं। मतलब तुम ईमानदारी से करोगे तो भी वही नंबर लिखोगे, लिखना वही पड़ेगा जो हम यहाँ बेईमानी वाला बता रहे हैं। तो एक्चुअली में जो बेईमानी होती है उसका सीधा रिश्ता ईमानदारी से होता है, बशर्ते आपको पता नहीं चल पाता है। आइए देखते हैं, इस पूरी कहानी को समझ में कुछ नहीं आया होगा, आपको पता है। तो आपने ये नंबर लिख लिया, अब बगल में भी एक लाइन लिखो। कैसे लिखोगे देखना, सबसे नीचे वाले को छोड़ दीजिए, अगले वाले को 21 को लिख लीजिए, फिर अगले को छोड़ दीजिए, फिर सर अगले को लिख लीजिए, फिर सर अगले को छोड़ दीजिए,
फिर सर अगले को लिख लीजिए, फिर सर अगले को छोड़ दीजिए। अब मन में एक डाउट आया, सर जी अगर ऊपर से लिखते तब भी तो ऐसे लिखते, ये आपने निशान क्या बना दिया नीचे से ऊपर की तरफ। तो आपको बता दें, जब ये विषम संख्याओं में होते हैं, ऑड नंबर्स में, तो जैसे नीचे कट्टम है ऐसे खत्म भी कट्टम पे होता है, जिससे शुरू होता है खत्म भी उसी पे होता है। लेकिन अगर ये इवन नंबर्स में होते, सम संख्याओं में 8 तक होते, तो बेटा शुरू कट्टम से होगा और खत्म होगा एक नंबर पे। आप चेक करिए ना, शुरू कट्टम से होगा, एक क्रॉस से होगा, खत्म किस पे होगा, एक नंबर पे। अब आपने क्या किया, इस वाली लाइन का टोटल किया, 28, 21, 15, 10, 6, 3, 1, कितना आएगा बताओ? 84 आएगा सर, ठीक है। सर बगल वाली लाइन का टोटल करिए, 21, 10, 3, हाँ भैया 34 आएगा, ठीक है। सर इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आया बताओ? 118। सर आंसर है 118। फिर से सुनिए, आपने सबसे पहला काम कि जितने नंबर लिखे थे सबसे पहले उन नंबरों को लिख लिया, फिर उसके बगल में एक के बगल में सामने एक लिखा, 2 के सामने 2 और 1 3 लिखा, 3 के सामने 3 और 3 6 लिख दिया, 4 और 6 10 लिख दिया, 5 और 10 15, ऐसे लिखते चले गए। अच्छा अब आपकी एक तो ये लाइन आपके सामने दिखाई पड़ रही भैया, एक तो आपके सामने बेटा आपको ये लाइन दिखाई पड़ रही है बेटा, ये वाली लाइन, एक तो आपके सामने आपकी ये लाइन दिखाई पड़ रही है। अब इसके सामने एक लाइन और लिखनी पड़ेगी, कौन सी लिखनी पड़ेगी? कि सबसे नीचे वाले को छोड़ दीजिए, अगले को लिख लीजिए, फिर अगले को छोड़ दीजिए, फिर अगले को लिख लीजिए, फिर अगले को छोड़ दीजिए, अगले को लिख लीजिए, फिर अगले को छोड़ दीजिए। अल्टरनेट एकांतर चलना है, सबसे पहले वाले को छोड़ना है, अगले को लिखना है, ऐसे। फिर इस लाइन को जोड़ना और इस लाइन को जोड़ना, बस 2 लाइनों को जोड़ना। सर ये जो पहली वाली लाइन है ये केवल थोड़ी देर के लिए जरूरत थी, इसका काम खत्म, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसको हटा दो, केवल 2 लाइनों की जरूरत है। इनको जोड़ लीजिए, कितना आएगा बेटा बताओ? इस लाइन को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 84, और इसको जोड़ा कितना आया? हाँ जी 34, जोड़ दिया, आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? याद रहेगा नहीं? समझ में आया नहीं? क्या दोहरा दें? क्लियर पक्का? देवियों, समस्त मासूम देवताओं, हाँ बिल्कुल। नंबर लिखने वाली बात तो क्लियर होगी सर। अब जितने भी नंबर लिखे हैं सर, उन नंबरों को हमने क्या किया, ऊपर से नीचे 7 नंबरों को नोट कर लिया, ठीक है। सबसे पहले वाले नंबर के सामने तो 1 के सामने तो 1 ही लिखना है, फिर 2 के सामने ऊपर वाले इस 1 को, 2 में 1 को जोड़ा, कितना लिख देना? 3, फिर 3 और 3 6, ऐसे लिखते जाना, ठीक है। क्या बात क्लियर हो गई ना? चलो तो अब हम एक सवाल पूछ सकते हैं, देखो अब हाँ नहीं निकल रही मुझसे, हाँ तो भैया तुम ना भी कहोगे तब भी हम पूछेंगे तो भाई, क्योंकि बताया इतनी मेहनत से जो है। तो अब हमारी चलना पूछने की और बताने की तुम्हारी चलना है। और ये चित्र मत बनाने लगना कि तुम पता चित्र बनाने लग गए, तुमको बस केवल नंबरों की आवश्यकता है बेटा, है ना? केवल नंबर ही तो चाहिए जिससे तुम आंसर निकाल पाओगे। तो बस हम नंबर तुम्हें दे देंगे, तुम नंबर को सॉल्व करके आंसर बता देना आपको, बाकी डायग्राम बनाने की जिम्मेदारी तुम हम पे छोड़ देना। इसमें जो नंबर पढ़े मैं लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, शुरू हो जाओ। 9 है, 9 के हिसाब से कितना आंसर आना चाहिए, कितने त्रिभुज होंगे 9 के हिसाब से? नौ के हिसाब से कितने त्रिभुज होने चाहिए, जल्दी से बताइए। जल्दी बनाइए भाई। कितना भैया? 230 हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। और बताइए सर कोई? अब ये आंसर अलग अलग क्यों है? 220 वाले 235, ठीक है 235 वाले 3 लोग हो गए, तो बहुमत के आधार पर 235 डन हो गया। अब बाकी लोग टारगेट बनाइए 235 को, 235 ही आना चाहिए इसका मतलब। सही है, बहुत बढ़िया भैया। 235 फाइनल, जल्दी से 235 फाइनल। 235 बढ़िया, शाबाश। 235 अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तो बताइएगा, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। आ गया बेटे, शाबाश, बहुत बढ़िया। 235 आ गया, शाबाश।
आप लोग आ गया आगे भैया, शाबाश भैया। लोगों 235 आ गया बेटा, शाबाश भैया। 235 डन। हमें सॉल्व करने की आवश्यकता कर दे, आ गया? नहीं, अगर ना आया हो तो मैं सॉल्व कर दूं। आ गया? ठीक है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आ गया बेटा? नहीं आया 235? हाँ तो कुछ गलती हो रही है, चेक करो कहाँ गलती हो रही। 235 आना चाहिए। आपने जो लाइनें लिखी होगी वो ये लिखी होगी भैया। सर आपने जो लाइनें लिखी होगी बेटा वो ये लिखी होगी, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपने जो लाइनें लिखी होगी बेटा वो ये लिखी होगी। कौन कौन सी लिखी होगी बच्चा? वो ये लिखी होगी। सबसे पहले लिखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर लिखा होगा 1 3 6, सही है ना? 10 15 21 28 36 है ना, 45। फिर आपने लिखा होगा 36 21 10, बोलो बेटा 3 और 3 के बाद बस, ठीक है। इसको जोड़ा कितना आया? 165। और वहां बेटा कितना आया? 70। कितना आया बेटा? 235। यही आंसर आना। चलिए, अब आप क्या सोचते हो कि एग्जामिनर कितना रहम करेगा? वो आप पर इतना रहम करेगा कि आपको ये सवाल पूछेगा? सर ये नहीं पूछने वाला है। एग्जामिनर बहुत स्मार्ट हो गया, बिल्कुल आपके संजय सर की तरह। जब हम स्मार्ट बोल देते हैं तुम हंस देते हो तो पता आपको शक होने लगता है। चलिए, सर बोलेगा इसमें कितने त्रिभुज हैं? आपको पता आपके साथ थोड़ा सा छल कपट हो गया। एक लाइन हमने यहां से हटा दी है, एक लाइन बेटा हमने यहां से हटा दी। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। कितने? 231। शाबाश, कितने? 231। पता है इन्होंने क्या किया भैया लोगों ने? इन लोगों ने ये किया, बस इतना सा काम किया कि आपको आधा अधूरा चित्र दिया गया था, आपने बेटा उसको अपनी तरफ से जबरदस्ती पूरा कर दिया। क्योंकि आपको जो ट्रिक बताई गई वो पूरे की बताई गई है। तो आप एक काम करो सर, जबरदस्ती इस लाइन को एक्सटेंड कर लो। सर इस लाइन को भी आप एक्सटेंड कर लीजिए, सर दोनों को बढ़ा लीजिए। अब क्या अपना जुगाड़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं? सर जुगाड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। जुगाड़ इस्तेमाल कर लिया तो कितना आया? 235। अब हमको याद आया अचानक कि सर हमने इसमें 2 लाइनें जबरदस्ती की बढ़ा ली थी, वो वास्तव में थी नहीं। तो ये जो लाइनें जबरदस्ती की बढ़ाई हैं, इनकी वजह से कितने त्रिभुज हमने धोखे से ज्यादा गिन लिए हैं? 4। सर इस लाइन की वजह से बेटा एक तो इधर वाला बनना होगा, एक उधर वाला, 2। ऐसे ही बेटा 1 2, तो 4 त्रिभुज हमने ज्यादा गिन लिए होंगे। वही 4 को माइनस करते हैं। सर 235 में 4 माइनस कर दीजिए, आंसर आ गया। नहीं समझ में आया? आ गया? नहीं आया ना? आना भी नहीं चाहिए। ये 235 आ गया था। चलिए देखिएगा, देखिए सर ये बताइएगा, ये जो हमने लाइन की जबरदस्ती बढ़ाई थी, तो इस लाइन से बनने वाले त्रिभुज हैं कितने? ये देखो, देखना इधर, क्या इसमें इस लाइन का इस्तेमाल हुआ? और अगर मैं उधर बनाता हूं तो भी हुआ। एक इधर बना और एक उधर बना। क्या इन दोनों ट्राइंगल्स में इस लाइन का यूज हुआ कि नहीं हुआ? तो 2 इधर बने तो 2 उधर भी बने। कितने ज्यादा बन गए? 4। तो वो तो हमने जबरदस्ती के बना लिए। तो वो 4 हमने जो जबरदस्ती के बना लिए, क्या वो माइनस होंगे कि नहीं? तो आखिरी में आंसर बेटा कितना आएगा? 231। सही है भैया? चलिए अब आ जाइए शीट पे। निकालिए वो चमचमाती हुई शीट जो आपके हाथों की शोभा बढ़ा रही है। निकालिए, आइए देखते हैं। इसमें पीछे वो जीएस के भी क्वेश्चंस मिले होंगे ना आप लोगों को, और आपने पढ़े भी होंगे हमेशा की तरह। नहीं पढ़े? देखो ऐसा है, पढ़ लिया करो। जानते हो हमारा कोई भरोसा नहीं कब टेस्ट हो जाए और तुम उसमें रीजनिंग ही ढूंढते रहो। रीजनिंग के साथ साथ में तुम्हें इसमें से 2-4 क्वेश्चन मिल जाए जीएस, फिर तुम कहोगे लो गुरुजी अन्याय है, हमने फीस दी थी रीजनिंग के लिए, आप जीएस पूछे ले रहे हो। तो हम कहें कि अन्याय करेंगे आपके साथ, बता के करेंगे कि हम अन्याय करेंगे। समझ लो, बुरा लगे तो भैया जिस यही सीढ़ी थी ना जिससे आए थे, सीधी सी बात, हम अन्याय कह के करते हैं अन्याय कि हम पूछेंगे, कोई भरोसा नहीं कि हम डीआई का भी एक क्वेश्चन डाल दें तो ये अन्याय होगा आपके साथ भविष्य में, ये मान लीजिए। इसलिए पूरी जो भी आना पूरी तैयारी से आना कि हाँ सर जी परेशान भी करते हैं। चलिए क्या सीधे बेटा शीट पे आते हैं। शीट पे क्या हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे? थोड़े बहुत एक आधे हुए थे? हमने कितने कर पाए थे डिस्कस? 10। चलिए एक काम करते हैं, सुनिए मेरी बात समझिएगा जी भैया। 7 में करेक्शन था, हाँ
7 में करेक्शन था। एक काम कर रहा हूं, जो मेरे पास शीट है उसमें मैं जो करेक्शन हुआ है मैं वो आपको बता देता हूं, ठीक है, और उसके आधार पर आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा। जी भैया 6 भी देख लेते हैं सर, आइए 6 भी देख लेते हैं। पहले 6 देखते हैं फिर 7 देखते हैं, और हम लोग जो है वो वाटर इमेज, मिरर इमेज, एनालॉगी सभी चीजों को देखेंगे। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोगों के ग्रुपों में, जैसे मान लीजिए किसी का आज पहला दिन था या किसी का आज दूसरा दिन है, इस प्रकार से, तो आपको बता दें आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हो ना? चलिए, जो जुड़े हैं अच्छी बात है, जो नहीं जुड़े वो भी जुड़ लेना। अरे भले तुम्हारा एडमिशन ना हुआ तो ग्रुप में जुड़ जाना, परेशान ना हो, ठीक है। और जब तुम्हारे काम की चीज उसमें मतलब तुमको वो चीज जो बताना चाह रहे हैं, वो जो टॉपिक वो जब मिल जाएगा तो वो सीखने के बाद फिर हट जाना, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के 3 इडियट में आमिर खान जी क्या बोले थे? सीख लो जहां मिल रहा है, भाग जाओ यहां से, क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल फार्मूले को इस्तेमाल करो, लेकिन सीखो जरूर बेटा। तो उसमें मैं क्या करूंगा, इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप कर देना फोटो, आई कार्ड वाला अगर बना है तो, और अगर आई कार्ड नहीं बना है तो कोई बात नहीं, तो अपना ही फोटो व्हाट्सएप कर देना, कोई दिक्कत नहीं इस नंबर पे। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा, लड़कों का अलग ग्रुप है, लड़कियों का अलग ग्रुप है, जुड़ लीजिएगा। जुड़ने के बाद मैं उसमें एक लिंक भेज दूंगा, ठीक है। मैं उसमें आज YouTube का जो पूरा क्लास बनाया हुआ उसका लिंक भेज दूंगा, तो उससे ये होगा कि जिनका आज पहला, दूसरा या तीसरा दिन है वो उसमें सीख लेंगे। मैंने एनालॉगी का करने का तरीका इसी में, नॉन वर्बल में, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब उसमें बताया हुआ है, ठीक। तो वो आप उसमें देख सकते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगी आराम से। चलिए अब सीधे काम की बात पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 पहले पढ़ते हैं। 6 में दोस्तों, 6 में बेटा हमको इन्होंने इस प्रकार से पहले एक डिजाइन ऐसा कुछ बनाया है जिसमें ये तीर का निशान है बेटा, एरो है, और इसमें भैया ऊपर साइड में ट्रायंगल बना हुआ है, ऐसे ही तो कुछ है बेटा, है ना? बगल में कुछ ऐसा बना हुआ है सर। तो ये जो एनालॉगी होता है इसका सही मतलब होता है सादृश्यता, मतलब जैसा इसका ये दिख रहा है, जैसे ये चित्र इस रूप में दिख रहा है, जैसे ये चित्र इस रूप में दिख रहा है, वैसे ही उसी नियम के आधार पर बेटा ये चित्र कैसा दिखेगा, बस ये पूछा गया। फिर से सुनिए, आपसे क्या कहा गया? जैसे ये चित्र ऐसे बदल गया वैसे ही ये कैसे बदलेगा। अब आप ये देख लो कि इसका संबंध इससे कैसे है, या ये चित्र इस रूप में कैसे आया। अगर आप देखें तो क्या आप समझ पा रहे हैं कैसे आया? बताओ बेटा, बोलो भाई। हाँ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो भाई सही है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है क्या? आइए देख लेते हैं। जैसे भैया ने कहा, क्या ये बात सही है? आइए सुन लेते हैं, मुश्किल कुछ नहीं है, जो भी कहा क्या ये सही कहा, सुन लीजिए। जैसे अगर आपके सामने हम ये कहते हैं, भैया ध्यान से सुनना बेटा, सभी लोग देखो बेटा, अगर मान लीजिए एक तीर का निशान अभी इधर पे है और थोड़ी देर बाद ये तीर का निशान जो है वो इधर पहुंच जाता है, इधर से उधर पहुंच गया, या मैं इसी चित्र में आपको दिखाना चाहूं तो मैं इसमें दिखा सकता हूं कि यहां से बेटा उधर पहुंच गया, उधर, इधर से उधर पहुंच गया, इधर से उधर पहुंच गया। तो आप बता दो यहां से यहां तक का सफर कितने डिग्री का होता है? 90। ये आपने इस आधार पर कहा है बेटा, इस आधार पर कहा है कि अगर आप पूरे इस वर्ग को, पूरे स्क्वायर को अगर 8 बराबर हिस्सों में बांट देते हो, अगर बेटा 8 बराबर हिस्सों में बांट देते हो तो क्या पूरा गोला 360 का होता है? और अगर 8 भागों में बांटा तो 8 का भाग दिया, तो हर एक टुकड़ा कितने डिग्री का? हर एक सेगमेंट 45 का आएगा। हर एक सेगमेंट कितने का आएगा सर? 45 का आएगा। तो अगर कोई इंसान मान लो अभी इधर देख रहा है और थोड़ी देर बाद उधर देखने लगता है, तो यहां से यहां हो गया। आप बताइए यहां से अगर उधर देखने लगा तो ये जो दिशा होती, क्या ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, वामावर्त दिशा होती है? बोलो होती है कि नहीं होती? तो अगर भाई मेरे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है, अगर ये कह सकते हो कि ये वामावर्त दिशा होती है बेटा, अगर ये वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज कह लो चाहे आप वामावर्त कह लो, तो वामावर्त दिशा, घड़ी की उल्टी दिशा यही होती है। क्या घड़ी की उल्टी दिशा यही होती है? घड़ी की सीधी दिशा जो क्लॉकवाइज होती है वो ये होती है बच्चा। तो आपको वामावर्त घुमाया गया और यहां से यहां पहुंचाया गया, तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, कितने टुकड़े? 2। कितने डिग्री हो गए? 45। कितने डिग्री मूव किया? 90। सही है। आओ इस चित्र में देखते हैं बेटा, आओ इस चित्र में देखते हैं बच्चा। इस चित्र में अगर देखोगे तो एक काम करो, किसी भी एक तीर के निशान को पकड़ लो, चाहे ऊपर वाले को पकड़ लो चाहे नीचे वाले को। एक काम करते हैं, इसको देख लेते हैं। अभी हम मान लेते हैं कि ये तीर का निशान इधर दिख रहा है, अगले वाले में यही तीर का निशान इधर हो गया बेटा, हो गया, इधर से उधर हो गया,
सही बात है सर, कितने डिग्री? 90 डिग्री, सही बात है। अच्छा, अगर बच्चा आप ऊपर वाले को देखते, अगर आप ऊपर वाले को देखते, इसको देखते बेटा, जो कि उधर था, थोड़ी देर बाद ये इधर आने वाला है, बताओ आ गया कि नहीं आ गया? इधर से इधर आ गया भाई, इधर था इधर आ जाएगा, देखो आ गया। और ये भाई साहब जो इधर थे वो उधर पहुंच गए, तो क्या ये कहानी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है? घूम रही है। अब आपको ये बताओ कि जो ये त्रिभुज ऊपर था, क्या वो नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसी प्रकार से जब इसको भी आप घुमाएंगे सर, इसको भी घुमाएंगे, तो आप सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि आपको जो ये गोला जिसके पास में, जैसे देखो इस पूरे जो ये डिजाइन बनी थी, अगर डिजाइन को देखोगे तो इस डिजाइन के बीच में गोला नहीं है, ध्यान से देखो अपनी शीट में, एक तरफ नहीं किनारे साइड में है, देखो किनारे साइड में है ना, बिल्कुल बीच में नहीं गोला, ये थोड़ा सा साइड में है बेटा। तो अगर आप देखेंगे बेटा, तो हम एक काम करते हैं, हम इधर वाले हिस्से को नीला कर दे रहे हैं और इधर वाले हिस्से को लाल कर दे रहे हैं, रेड कलर से कर दे रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, जब 90 डिग्री घुमाओगे तो ये जो नीला वाला इस कोने में था, केवल इस कोने में आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो नीला वाला इस कोने में आ जाएगा, तो मैंने कहा सर नीला वाला इस कोने में आ जाएगा, क्या बात सही है? और नीला वाला इस कोने में आ जाएगा बेटा। उसके अलावा जो लाल वाला इधर पे था वो अब की बार ऊपर चला जाएगा, एंटी क्लॉक ऊपर चला जाएगा, तो क्या ये रेड वाला हिस्सा बेटा इधर पे चला जाएगा कि नहीं चलेगा? सही बात है। और उसके बाद में ये जो गोला था, ये गोला जो था, ये आप बताइए क्या ये भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा? अब हमको इतना बता दो बस कि ये गोला ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा कि नीचे हो जाएगा? नीचे हो जाएगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं। और सर ऐसा किस ऑप्शन में मिल रहा है ये बताओ, किस में मिल रहा है? बोलो बेटा, चौथे वाले। नहीं समझ में आया? थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा। एक बात और बता दीजिए, जैसे मान लीजिए कहा गया है कि रिपोर्ट लिखा है, रिपोर्ट, हाँ करेक्शन कर लो, सही करो, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो, करेक्शन अब सही है, करेक्शन कर लीजिए, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अब हमने नोटिस किया, सही कह रहे हो, अभी सही है, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो, करेक्शन कर लो। किसमें करोगे करेक्शन ये बताओ? हाँ दूसरा मत करो, दूसरा क्यों करोगे भाई? अच्छा एक बात सुनो, अरे सुनो महाराज, ये बताओ भैया, हमारी भी सुनोगे? अगर कोई चीज ऐसे बनी है तो थोड़ी देर बाद जब एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाओगे तो ऐसी तो होगी। तो आप जरा दूसरे को ध्यान दो, दूसरे वाले में ये बताओ कि जो डिजाइन बनी हुई है क्या वो सही बनी? डिजाइन मतलब उसकी बात कर रहे हैं तो घुमा हुआ सांप जैसा बना हुआ है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? अच्छा आप खुद सोचो बेटा, अगर ये जो चीज बनी हुई है अब की बार जब एंटी क्लॉक घूमेगी तो ऐसे ही तो हो जाएगी, और ऐसा मतलब कि बनेगा तो ऐसे डिजाइन। हाँ जो गड़बड़ है वो हम मानते हैं गोले में है, वो प्रिंटिंग एरर है, और गोले में जो एरर है उसको करेक्शन कर सकते हैं। अब करेक्शन करना है तो मैं आपको बताऊं, ऐसे सी वाला भी लगाया जा सकता था, तो आपके पास दो रास्ते हैं। सी वाले में या तो वो जो गोला बना है उसको उठा के थोड़ा इधर कर लो, हाँ नीचे खिसका लो क्योंकि वो बीच में है ना, और या फिर डी वाला अगर लगाते हो मान लो, तो डी वाले में जो गोला नीचे बना है उसको ऊपर कर लो, बस इतना कर लो। करना तो पड़ेगा, करेक्शन किसी में भी करना पड़ेगा, चाहे सी में करना चाहो कर लो, चाहो डी में करना चाहो किसी में भी कर लो, ठीक है? किसी में भी एक में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगले वाले की अगर बात करें, अच्छा ये तो सुनो पहले, रिपोर्ट का वाटर इमेज जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब अगर जब भी बनता है बेटा, जल प्रतिबिंब वाटर इमेज बेटा जब भी बनेगा वो हमेशा ऊपर और नीचे बदलता है। जो ऊपर की चीज थी वो नीचे हो जाती है, जो नीचे की चीज थी वो ऊपर। और अगर कभी भी दर्पण प्रतिबिंब बनता है, मिरर इमेज, तो उसमें जो चेंजमेंट होता है वो ऊपर और नीचे नहीं होता है बेटा, लेफ्ट राइट, मतलब जो चीज राइट में थी वो लेफ्ट आ जाती है, जो लेफ्ट थी वो राइट। इसको हमने और अच्छे से भी क्लियर किया हुआ है क्लास में, जब आप YouTube में जुड़े होंगे तो हम बता देंगे, उस पर लिंक में आप देख लीजिएगा, ये वीडियो में मैंने बताया हुआ पूरी बात, ठीक है? चलिए फटाफट देखिए, सुनिए, बस ओवर कर दिया मैंने। सर इसको अगर वाटर इमेज देखोगे तो वाटर इमेज में दायां बायां होगा कि ऊपर नीचे? सर जल प्रतिबिंब ऊपर नीचे, तो जो आर था इसमें ऊपर नीचे का बदलाव इस प्रकार से होगा बेटा, इस प्रकार से। क्या आप बताइए आपके हिसाब से चित्र हम सही बना रहे हैं? बोलो बेटा सही बना है? ऐसा किस ऑप्शन में है? हाँ सी वाले क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, 18 की सी सही है? नहीं आंसर क्लियर है? चलिए काम करते हैं, शीट को यहीं पर रोक रहे हैं, और मंडे को जब आपसे मिलेंगे बेटा
तो आप एक काम करिएगा, जो वीडियो मैं बता रहा हूँ वो आपकी ग्रुप में भी भिजवा दूंगा, तो उसमें देखिएगा तसल्ली से, आपको और हिंट मिल जाएगा और मतलब सहायता मिल जाएगी, थोड़ी सुविधा मिल जाएगी शीट लगाने में। मंडे को शीट को सॉल्व करवा के फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? धन्यवाद। भारत माता की जय।